आपको वो नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करना है, ग्लूकोज को नेगेटिव बैलेंस में लाना है, तो आपने एम्प्टी स्टमक पे करना है। कितने घंटे का गैप? 6 आवर्स का, 5 to 6 आवर्स। तो आप 1 बजे को खाना खा लेंगे तो 6 बजे वॉकिंग कर सकते हैं शाम, नो प्रॉब्लम। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि सवेरे ही करना ज़्यादा बेटर है। सवेरा करना अच्छा रहता है, पर हर किसी को मुमकिन नहीं होता है। स्पेशली लेडीज़ को बच्चों को स्कूल भेजना है, ऑफिस भेजना है, खाना पकाना है, सब कुछ रहता है। तो ऐसा नहीं है कि सुबह नहीं हो पाए तो करेंगे ही नहीं, शाम को भी कर सकते हैं। और एक्चुअली बोलेंगे तो उम्र बढ़ते शाम पे करेंगे तो नींद बराबर लगती है, रात में थक जाते हैं तो नींद अच्छा लगता है रात में, तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यस, वॉकिंग कर रहे हैं और फिर योगा भी कब करेंगे? वॉकिंग आप 1 आवर कीजिए, उसके बाद आपको टाइम है तो योगा कीजिए, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। वॉकिंग पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी वॉकिंग। शाम के योगा कर सकते हैं, कोई बात नहीं। भैया डिनर के बाद भी वॉकिंग कर सकते हैं क्या? नहीं, डिनर के बाद नहीं, डिनर से पहले कर सकते डिनर के 1 घंटे 2 घंटे बाद? नहीं, 5 घंटा तो होना है। आफ्टर फूड 5 आवर्स होना है वॉकिंग करने के लिए। खाने के बाद जो करते हैं ना उसको स्ट्रॉल बोलते हैं। स्ट्रॉल मतलब पेट हल्का होने के लिए, मतलब पेट में जो है वो इंटेस्टाइन्स में पास हो जाए, इसके लिए हमको स्ट्रॉल करना चाहिए। बस ऐसे ऐसे घूमना है, वो एक्सरसाइज नहीं होता है, वो डाइजेशन एड करने के लिए होता है। खाना खाने के बाद में 10 मिनट चल सकते हैं, डाइजेशन। ओके, तो ये तो आउटपुट का हमने कवर कर लिया कि हम जो ग्लूकोज आ रहा है ब्लड में उसको हम रोज एक बार तो बर्न करेंगे, अच्छे से बर्न करेंगे तो हमारे बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनपुट के बारे में अभी देखते हैं। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, ओके, और हाँ, ओके, तभी यहाँ पे ऑलरेडी चेंज होके आए, तो पहले का तो आंसर आता है 99% लोगों का कॉफी टी। हाँ, ओके, तो कॉफी टी लेने से पहले ही उठते ही अपने बॉडी में 1 कप कॉफी या टी पिएंगे, जब बच्चों को दूध देंगे तो 5 ग्राम ऑफ शुगर बॉडी में चला जाता है। तो अभी हम शुगर की बात कर रहे हैं, तो मैं पहले पूछना चाहती हूँ कि हमको पता है कि रोज़ हमको एटलीस्ट 2 लीटर पानी पीना चाहिए, है ना? 2 से 4 लीटर चाहिए हमको पानी। ऐसा ही हमको पता है कि हमको इतना ग्राम खाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो आपके हिसाब से शुगर हमको दिन में कितना चाहिए? 2 से 3 ग्राम। 0। 1 इंच ब्लड के एवरेज में 1 ग्राम, 5 ग्राम से ज़्यादा चाहिए नहीं। The correct answer is 0. Daily requirement of sugar is 0. मतलब चीनी ऐसी चीज़ है जो हमको बिल्कुल चाहिए ही नहीं, पर हम क्या कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज सुबह उठते ही 5 ग्राम डाल दिया, तो 5 ग्राम से हम खुश नहीं होते हैं। हमको 1 कप कॉफ़ी टी कहाँ काफ़ी होती है, हमको दिन में 3 बार तो चाहिए ही ऑन एन एवरेज। सो 3 टाइम्स इंटू 5, जस्ट कॉफ़ी टी से 15 ग्राम्स हो गया। तो आप बोलेंगे नहीं नहीं, हम कॉफ़ी टी नहीं पीते हैं, हम तो जूस पीते हैं, फ्रूट जूस लेते हैं। फ्रूट जूस आप बाहर का पैकेट का लेंगे, नहीं तो बाज़ार में जाके लेंगे तो 100 ग्राम्स में ऑलमोस्ट 40 ग्राम्स तक उसमें भी चीनी है। आप कहेंगे अभी तो गर्मी है, हम नहीं पी सकते, गरम गरम कोल्ड ड्रिंक लेंगे तो उसमें 45 ग्राम्स तक शुगर है।
आप बोलेंगे नहीं हमने कॉफ़ी टी नहीं लिया है, सुबह उठते ही हम पहले ब्रश करते हैं, आप कैसे भूल गए, ब्रश तो करते हैं ना। हाँ, तो टूथब्रश कौन सा टेस्ट करता है? टूथपेस्ट, वो भी स्वीट ही होता है। हाँ, तो एडवर्टाइजमेंट तो दिखाते हैं कि बच्चे स्वीट खा रहे, कैंडी खा रहे, चॉकलेट खा रहे, तो इसकी वजह से बैक्टीरिया बढ़ते जा रहे हैं मुंह में, तो वो बैक्टीरिया एनिमेशन दिखा के डिशूम करते रहते हैं, दांतों को डैमेज करते हैं। तो इसके लिए आप हमारा टूथपेस्ट यूज़ कीजिए। ये टूथपेस्ट जो है शुगर के डैमेज को कंट्रोल करने के लिए है, और ये टूथपेस्ट में भी उतना ही शुगर हमने ऐड किया है। पता है आपको 22 ग्राम्स ऑफ शुगर पर 100 ग्राम्स, मतलब 22% शुगर रहता है टूथपेस्ट के अंदर। और आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं टूथब्रश ऐसा है तो इस एंड से उस उन्होंने ही वार्निंग लिखा है छोटे अक्षर में कि पी साइज, मतलब जो मटर आ रहा है उससे ज़्यादा साइज का टूथपेस्ट आप यूज़ मत करो करके उन्होंने ही वार्निंग लिखा है। तो बच्चे जब आते हैं क्लिनिक में तो माँ बाप की फर्स्ट कंप्लेंट होता है खाते नहीं है, खाने को हमको सर्कस करना पड़ता है, दिन भर उनके पीछे भागना पड़ता है। तो उनके ब्लड में, उनकी बॉडी में है ही 1 या 2 लीटर ब्लड। उस ब्लड को आप टूथपेस्ट से सुबह उठ के ब्रश करेंगे, आप 2 मिनट ब्रश करने के बाद वो स्वीटनेस रहता है नहीं रहता है, पूरा टेस्टलेस हो जाता है। कहाँ गया वो सारा शुगर? आपके बॉडी ने अब्जॉर्ब कर लिया। तो बच्चे का ब्लड जो है वो टूथपेस्ट से ही सैचुरेट हो जाता है शुगर। जब हमको शुगर लेवल कम होता है तभी भूख लगता है, ब्रेन को सिग्नल आता है कि कुछ खाना है। तो बच्चों को आपने 1 कप दूध पिला लिया, 5 ग्राम्स ऑफ शुगर डाल के टूथपेस्ट से ब्रश करा दिया, उससे 1-2 ग्राम अब्जॉर्ब हो गया, तो क्या होता है उनका ब्लड सैचुरेट हो जाता है, तो उनको भूख ही नहीं लगता। उसके साथ माँ बाप कुछ काम कर रहे हैं तो बच्चों को चुप कराने के लिए एक चॉकलेट दे देते हैं, नहीं तो एक बिस्किट पैकेट दे देते हैं। तो उसमें भी क्या है, शुगर है, मैदा है, डालडा है, बिस्किट, तीनों तो खराब चीज़ ही है। तो बच्चों को भूख कैसे लगेगा और वो कैसे खाएंगे? आपने जो पकाया बिल्कुल खाएंगे ही नहीं। खाने के बाद लोगे तो इतना गैस्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या निकालते हैं हम? कुछ खाना पका के कॉफ़ी टी पीने तक बहुत लेट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक रस या बिस्किट पैकेट या बेकरी से कुछ लाते हैं, वो खाने के बाद नहीं पिएंगे कॉफ़ी टी, उसी में डुबा के पहले बिस्किट को खा लेंगे और साथ में कॉफ़ी टी पी लेंगे। तो उसमें क्या होता है, बिस्किट में मैदा और उसमें भी 40% तक शुगर और उसके साथ डालडा। तो ये मैदा के बारे में बात करेंगे अभी। मैदा क्या होता है? तो हमको सब कुछ सफ़ेद पसंद है, चावल फुल पॉलिश होके सफ़ेद दिखना है, गेहूं में जो थोड़ा बहुत फाइबर है ब्राउन बनाता है उसको हमको वो भी पसंद नहीं है, तो उसको भी ब्लीच करके पॉलिश करके मैदा बनाते हैं। जो मैदा बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं वो केमिकल का नाम है एलोक्सेन। एलोक्सेन क्या है? केमिकल का नाम है जो गेहूं से मैदा बनाने के लिए, ब्लीच करने के लिए, उसको सफ़ेद करने के लिए जो केमिकल यूज़ करते हैं उसका नाम एलोक्सेन। तो एलोक्सेन का एक और महत्वपूर्ण यूज़ है हमारे मार्केट में। समझ लीजिए मैंने डायबिटीज़ के लिए एक नया दवाई इन्वेंट किया, डिस्कवर किया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको टेस्टिंग करना पड़ेगा। किसके ऊपर टेस्ट होता है? पहले तो माइस के ऊपर, चूहे के ऊपर टेस्ट होता है, बाद में रैबिट्स में टेस्ट होता है, बाद में डॉग्स में टेस्ट होता है, मंकीज़ में टेस्ट होता है, बाद में ह्यूमंस में टेस्टिंग होती है। तो मुझे डायबिटीज़ का दवाई टेस्ट करने के लिए एक डायबिटिक डॉग चाहिए, डायबिटिक मंकीज़ चाहिए, डायबिटिक रैट्स चाहिए। कहाँ से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, पहले लैब में ये सारे एनिमल्स इकट्ठा करके
उनको क्या करना है, डायबिटिक बनाना है पहले, बाद में ही हम टेस्ट कर सकते हैं कि मेरा दवाई काम करेगा कि नहीं। तो डायबिटिक बनाने के लिए क्या करना है, यही एलोक्सेन यूज करते हैं। एलोक्सेन का जो इंजेक्शन देते हैं तो ये क्या करता है, डायरेक्टली जाके बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास, पैंक्रियास याद आ रहा है, अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस किया। क्या है पैंक्रियास, मेरुजीरक अंग, मतलब शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो आता है पैंक्रियास से। इंसुलिन किसके लिए चाहिए, ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाने के लिए चाहिए जहां पे वो बर्न हो सकता है। इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है, यही पैंक्रियास। तो इसी पैंक्रियास को मारने के लिए, उनका सेल्स को नाश करने के लिए एलोक्सेन यूज होता है। तो ये चीज़ आप एक इंजेक्शन के रूप से लेंगे तो पैंक्रियास एकदम खराब हो जाता है, वो एनिमल डायबिटिक हो जाता है और हम उसके ऊपर टेस्टिंग कर सकते हैं। इसी एलोक्सेन को आप रोज इतना ज़्यादा मात्रा में नहीं पर कम मात्रा में मैदे के रूप में बिस्किट में खा रहे, नूडल्स में खा रहे, ब्रेड में खा रहे, आप पराठा, कुलचा, नान एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग नाम है, रूप अलग है पर बेस मटेरियल मैदे से ही बनता है। तो रोज़ आप अगर इतने छोटे उम्र से, मतलब पहले तो जब बच्चों को दांत निकलता था तो कैरेट के पीस ऐसा कुछ देते थे चबाने के लिए, जो इरिटेशन रहता है जब दांत निकलते हैं, पर अभी दांत आने से पहले से ही बिस्किट का पैकेट बच्चों के हाथ में दे देते हैं। तो तब से ये एलोक्सेन छोटी छोटी मात्रा में रोज़ आपके बॉडी के अंदर जा रहा है। तो क्या होता है, धीरे धीरे पैंक्रियास का सेल्स डैमेज होते जा रहे हैं। और हम सोचते हैं कि अरे कैसे आपको बच्चों को 5 साल में डायबिटीज हो रहा है, अगर आप उनको 6 महीने से एलोक्सेन खिलाते जा रहे हैं तो 5 साल में तो पैंक्रियास डैमेज हो ही जा रहा है। तो ऐसे ही हम सबको डायबिटिक बनाते जा रहे हैं। तो एक कारण हो गया मैदा, तो एक और कारण है अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ शुगर। शुगर हमको कितना चाहिए, 0। कितना ले सकते हैं, मतलब आपने जो बोला 5 ग्राम अगर हमने लिया तो भी हम हेल्दी रह सकते हैं। मैक्सिमम 5 ग्राम्स पर डे लिया तो भी बॉडी एडजस्ट करेगा और आप स्टिल हेल्दी रहेंगे। पर हम कितना ले रहे हैं, अगर हम ये सब मिलाएंगे, मतलब कूल ड्रिंक का, कॉफ़ी, टी का, स्वीट्स का, आप सोच रहे होंगे कि हम सॉल्ट बिस्किट खा रहे हैं या सॉल्ट चिप्स खा रहे हैं, पर आप पैकेट का जो भी लेते हैं वो अगर आपको सॉल्टी टेस्ट लगता है, खारा लगता है, स्पाइसी लगता है, तो भी उसमें 22 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स शुगर होता ही है, हर किसी पैकेट में रहता ही है। वो स्वीट को कवर करने के लिए एक्स्ट्रा स्पाइस, एक्स्ट्रा सॉल्ट डालते हैं, पर जो भी पैकेट बनता है उसमें 22 ग्राम्स एडेड शुगर रहता है। तो पता हो के ना हो के ऑन द होल हम एवरेज 100 to 150 ग्राम्स पर शुगर पर डे ले रहे हैं। एक दिन की बात नहीं है, रोज यही करते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको डायबिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम एक्चुअली हमारा क्वेश्चन रहना चाहिए कैसे सिर्फ 25% पॉपुलेशन का है, हम अगर ऐसा काम कर रहे तो एटलीस्ट 75% कैसे स्वस्थ है अभी भी, वो क्वेश्चन है लुकिंग एट आवर फूड हैबिट्स। तो ये हुई शुगर और मैदे की बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोई बोलता है हम तो घर का खाना ही खाते हैं, हम बेकरी वगैरह नहीं खाते, हम बाहर जाते नहीं हैं, घर में ही अच्छा पका के खाते हैं, फिर भी हमको बीपी है, फिर भी हमको डायबिटीज़ है, ये कैसे हो गया? तो इसके लिए हमको समझना है all over the world
चाइना जाएंगे तो नूडल्स बना के खाते हैं, यूरोप में ब्रेड बना के खाते हैं, नॉर्थ इंडिया रोटी बना के खाते हैं, साउथ इंडिया राइस ही डायरेक्ट खाते हैं, इडली डोसा बना के खाते हैं। तो पूरा ह्यूमैनिटी एज अ होल यूज कर रहे हैं ओनली दीज टू ग्रेन्स, राइस एंड व्हीट। तो हमारे हिसाब से ये जो ग्रेन्स है ये बिल्कुल ह्यूमन सिस्टम के लिए गलत है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस, ब्लैक राइस, ये राइस, अनपॉलिश्ड राइस ऐसा खाएंगे तो भी उसमें 0.2% की फाइबर है। अगर आप देसी वीट ले रहे, मतलब नहीं, हम नहीं बात कर रहे ये आटा जो मिलता है मार्केट में उसमें तो बिल्कुल फाइबर नहीं है। आप देसी जो वैरायटीज वीट है जो मॉडिफाई नहीं किया गया है उसमें भी आपको मैक्सिमम मिलता है 1.2% फाइबर ओनली। तो क्या होता है जब हमारे खाने में इतना कम फाइबर रहता है तो पूरा जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, हमने जो डाइजेस्ट रेट जो है वो ग्लूकोज में बदल जाता है और ये ग्लूकोज ब्लड में पहुंच जाता है और ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? तो क्या है बात, राइस और वीट क्यों साइंटिफिकली ह्यूमंस के लिए सही नहीं है? क्योंकि इनमें फाइबर की मात्रा बहुत कम है। तो ये फाइबर कम होने की वजह इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ये ग्लूकोज आपके ब्लड में पहुंच जाता है। आपके ब्लड ग्लूकोज सडनली स्पाइक होते जाता है। ये टाइम है और ये ग्लूकोज लेवल है ग्राफ में। तो इस ग्राफ में आप देखेंगे कि सडन इंक्रीज ऑफ ग्लूकोज होता है। तो ये ग्लूकोज जब सडनली ब्लड में बढ़ता है तो बॉडी क्या करता है, कैसा रहना है, पतला रहना है ताकि सर्कुलेशन अच्छे तरीके से हो। पर जब हम इतना ग्लूकोज शुगर खा के, राइस और वीट खा के ब्लड में ग्लूकोज डंप करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज लेवल स्पाइक हो जाता है, तो क्या होता है हमारा ब्लड जो पानी के जैसा रहना चाहिए वो बन जाता है शीरे के जैसे। अब जामुन बनाने के लिए क्या करते हैं, पानी थोड़ा गर्म करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, मिलाते रहते हैं तो वो गाढ़ा बन जाता है, शीरा बन जाता है। तो ब्लड भी ऐसा ही है, पानी के जैसा रखा तो इजीली बहेगा पूरे बॉडी में। हम ग्लूकोज ऐसे डंप करेंगे तो वो गाढ़ा बन जाता है, ब्लड थिक होते जाता है। तो बॉडी क्या करता है, इसको मैनेज करने की बहुत कोशिश करता है कि नहीं ब्लड तो पतला रहना चाहिए, सर्कुलेट होना चाहिए, तो कैसे भी करके ग्लूकोज को कम करने की कोशिश करता है। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ब्लड में कहाँ जाता है, हमारे लिवर में पहुँच जाता है। लिवर हमारे बॉडी में ऐसा एक ऑर्गन है जो केमिस्ट्री लैब है। तो बॉडी का केमिस्ट्री लैब हमारा लिवर में है। तो ये लिवर में ही ज़्यादातर मेटाबॉलिज्म होता है। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो लिवर क्या करता है, उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। तो अगर आपके टेबल के ऊपर एक 50-60 वाइट पेपर्स पड़े तो आप क्या करेंगे, वो पेपर सारा इकट्ठा करके एक फाइल में डालेंगे। ऐसे ही जो ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है, लिवर उस सब ग्लूकोज को इकट्ठा करके फाइल बना के ग्लाइकोजन बना, वो एक कॉम्पैक्ट मटेरियल। पर वहाँ बंद नहीं होता है, आपके टेबल के ऊपर अभी 20-30 फाइल्स पड़े हुए, तो आप उसको क्या करेंगे, सारा फाइल इकट्ठा करके एक बॉक्स में रखेंगे। तो जो ग्लूकोज लिवर ने ग्लाइकोजन बनाया, ग्लाइकोजन भी बढ़ते जा रहा है, तो ग्लाइकोजन को लिवर फैट के रूप में कन्वर्ट करेगा।
तो ये फैट कहाँ होता है? ये फैट जाके आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू में डिपॉजिट होता है, स्किन के नीचे डिपॉजिट होता है। तो हम क्या कहते हैं? मोटापन आ गया, ओबेसिटी आ गया। हमने देखा 40% ऑफ द लेडीज में ज़्यादा था, अभी तो मेन में भी इक्वली हो गया, बच्चों में भी हो गया। बच्चों का तो खेलने का कूदने का समय होता है, पर ओबेसिटी की वजह से ये डल होके बैठ जाते हैं, बहुत लेजी हो जाते हैं। ग्लाइकोजन एक कॉम्पैक्ट मटेरियल है जो लिवर के अंदर बनता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज से। वो फैट के 1 स्टेप पहले ग्लाइकोजन बनता है, ग्लाइकोजन इकट्ठा होकर फैट बनता है। तो ये एक मेटाबॉलिक पाथवे हो गया जहाँ पे एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बॉडी मैनेज करने के लिए फैट में कन्वर्ट कर दिया। एक और प्रोसेस हो सकता है, ये कोलेस्ट्रॉल में बदल सकता है। कोलेस्ट्रॉल भी वन टाइप ऑफ फैट ही तो है। ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे डिपॉजिट होता है? ये ब्लड वेसल के अंदर ही डिपॉजिट होता है। ये फैट जाके स्किन के नीचे डिपॉजिट हुआ तो ओबेसिटी हो गया। ये कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड वेसल के अंदर ही डिपॉजिट हो रहा है। तो ब्लड वेसल में खून बहना चाहिए, खून पहले से गाढ़ा हो रहा है, उसके ऊपर खून के बहने की ब्लॉक्स बन रहे हैं। ब्लड वेसल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है तो वो ब्लॉक बन जाता है खून के फ्लो के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? जब ब्लड वेसल के अंदर ब्लॉक्स रहता है, फ्लो इजी नहीं होता है, तो ब्लड वेसल के अंदर प्रेशर बढ़ता है। उसको हम क्या बोलते हैं? तो आप एग्जाम्पल के लिए समझिए, आप गार्डनिंग करते हैं घर पे, तो पॉट रखा है, आपके पाइप छोटा है समझिए, तो सिर्फ यहाँ तक ही पाइप आ रहा है, वहाँ पॉट है, आपको वहाँ तक पानी डालना है, तो क्या करते हैं? एक उंगली पकड़ते हैं ओपनिंग ऑफ द पाइप के, तो एक आपने आधा कवर कर दिया उंगली से, तो क्या होता है? पानी का प्रेशर अंदर बढ़ता है, तो पानी यहाँ नहीं गिरता है, जाके वहाँ तक गिरता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर अंदर बढ़ गया। सेम प्रोसेस हो रहा है आपके ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल में ब्लड इजीली फ्लो होना था, पर वहाँ पे तो ब्लॉक हो गया कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होके, तो ब्लड वेसल के अंदर प्रेशर बढ़ गया, तो हम उसको बीपी या हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो हम सब समझते हैं कि सॉल्ट खाने से, नमक खाने से बीपी बढ़ता है, सही है? बीपी आते ही सब क्या करते हैं? नमक कम कर देते हैं, पिकल खाना छोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं, और क्या करते हैं? शुगर खाना ज़्यादा हो जाता है। पर हमको समझ नहीं आता कि बीपी का भी मूल कारण ये है कि ग्लूकोज इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी में। जो एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, वो कोलेस्ट्रॉल में बदल के ब्लड वेसल को ब्लॉक करके ब्लड वेसल में प्रेशर बढ़ा है। ओके, तो जब ब्लड गाढ़ा बन जाता है ग्लूकोज की वजह से, जब कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉक हो जाता है, तो हमको बीपी भी आ गया। तो ये सब ऐसा है कि बाय वन गेट वन फ्री हो गया। बीपी आ गया तो कोलेस्ट्रॉल भी है, कोलेस्ट्रॉल आ गया तो शुगर भी आ जाता है। तो ऐसा सभी इकट्ठा होके 5-6 गोलियां लिख देते हैं डॉक्टर। नेक्स्ट क्या होता है? यही ब्लॉक ज़्यादा होते होते पहले तो 50% ब्लॉक रहता है, बाद में 75% ब्लॉक होता है, बाद में 90-95% ब्लॉक होता है। तो समझिए ये ब्लड वेसल जा रहा था अपने हार्ट के पास। हार्ट का ऐसा है कि एक क्षण भी उसको रेस्ट नहीं है। जब आप पैदा होते हैं मरने तक हार्ट को बीट करना ही है, तो बीट करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आता है? ग्लूकोज को बर्न करने से आता है। ग्लूकोज कौन लेके देता है हार्ट तक? ब्लड। यहाँ पे ब्लड फ्लो ही नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक हो गए हैं, तो हार्ट को एनर्जी सप्लाई कम होते जा रहा है
ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, ग्लूकोज सप्लाई नहीं है, तो क्या होता है, फ्यू सेल्स ऑफ द हार्ट दे स्टार्ट डाइंग। एनर्जी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये सेल्स मर जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक। तो पहला सिम्टम ये होगा कि छाती में दर्द आ जाता है, वो दर्द हाथ तक पहुंच जाता है, गर्दन तक पहुंच जाता है। पहले तो काम करते वक्त ही होता है, मतलब आप स्टेप्स चढ़ रहे हैं ऐसे, तब छाती में दर्द होता है। बाद में ब्लॉक ज़्यादा हो गया तो आपको रेस्ट में भी दर्द हो सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं, जब हार्ट का कोई मसल सेल्स आर डाइंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। यही एक बड़ा वेसल में हुआ तो एक बिग पार्ट ऑफ द हार्ट डाइज एट द सेम टाइम, देन मैसिव हार्ट अटैक हुआ, मतलब एक ही बार मैसिव हार्ट अटैक हो जाता है, तो गुजर ही जाता है। तो डिपेंड्स ऑन हाउ बिग द वेसल इज वेयर द ब्लॉक इज हैपनिंग, कि सिर्फ दर्द में हो जाता है काम, नहीं तो एक ही बार पता भी नहीं चलता है, गुजर जाते हैं। तो ये ब्लॉक के लिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पहले तो ब्लड थिनर देते हैं ताकि ब्लड जो गाढ़ा हो रहा है फिर से थोड़ा पतला करने के लिए केमिकल टैबलेट यूज़ करते हैं, नहीं तो यहाँ पे स्टेंट डालते हैं, मतलब ऑपरेशन करके यहाँ पे जो ब्लॉक है उसको निकालने के लिए एक ट्यूब डालते हैं ब्लड वेसल के अंदर, ताकि ब्लड फ्लो फिर से हो। पर यहाँ पे क्या एड्रेस किया जा रहा है, हम मेडिकल एडवांसमेंट बोल रहे हैं ना, तो लास्ट डिसीज का रिजल्ट जो है उसको हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी के लिए ब्लड सप्लाई फिर से हार्ट को हो जाए। पर यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल तो बंद नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपने स्टेंट लगाया तो यहाँ पे फिर ब्लॉक होते आएगा। तो 5 साल के बाद फिर से रिपीट हो सकता है, 3 साल के बाद फिर से स्टेंट डालना पड़ेगा शायद, पता नहीं, क्योंकि आपको खाने का तो वही शुगर खा रहे, वही राइस और व्हीट खा रहे, उसको क्योर करने की, चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे। यही प्रोसेस, मतलब ये ब्लॉक होने का, सेल्स डाई होने का प्रोसेस अगर आपको ब्रेन में होता है, ब्रेन भी ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूअसली काम करता है, आप सोते हैं तो भी ब्रेन थोड़ा बहुत तो एक्टिव रहता ही है, तो ब्रेन को भी कांस्टेंट ऑक्सीजन और ग्लूकोज सप्लाई चाहिए रहता है। तो ब्रेन में अगर हमको ऐसे ब्लॉक होंगे, वन पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टार्ट्स डाइंग, देन वी कॉल इट एज स्ट्रोक। तो ब्रेन में ऐसा है कि राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स योर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स योर राइट साइड ऑफ बॉडी। तो अगर मेरे लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन में ऐसा ब्लॉक हो गया तो मेरा राइट साइडेड पैरालिसिस हो जाएगा, आधा बॉडी, हाथ और पैर काम नहीं करेंगे, तो इसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डिसीज का नाम अलग अलग है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन का स्ट्रोक हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, पर रूट कॉज क्या है, सेम ग्लूकोज इम्बैलेंस। और जब ये ग्लूकोज ऑल दीज मेटाबॉलिज्म्स फेल और ब्लड में जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, उसके हीमोग्लोबिन के साथ ही जब ग्लूकोज मिल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। तो जो शुगर बढ़ गया ब्लड में, उसको और कहीं जाने की विधि नहीं मिलती है, तो वो क्या करता है, ब्लड में रहता है एक पानी का हिसाब से और एक सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, तो सेल्यूलर कंपोनेंट एंड प्लाज्मा रहता है। तो जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, उसमें हीमोग्लोबिन रहता है, उसके ऊपर ही जाके ये ग्लूकोज चिपक जाता है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में है वो सेल के साथ जुड़ जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, HbA1c बोलते हैं, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। डायबिटिक पेशेंट्स है तो
आपको इसको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। सब लोग क्या करते हैं, खाली पेट और खाने के बाद का टेस्टिंग करते हैं, है ना। तो ये आपको एक्चुअली सही रिजल्ट नहीं बताता है, क्योंकि वो हर मिनट बदलते रहता है। ग्लूकोज ब्लड में है कितना है। तो आप जो फास्टिंग करते हैं, यूजुअल शुगर का टेस्ट ये दोनों करते हैं सभी, फास्टिंग और पोस्ट प्राइमरी। तो ये क्या दिखाता है, ब्लड का जो पानी है, पानी के जो पार्ट है उसमें कितना शुगर घुला है, वो सिर्फ ये दिखाता है। पर वो एवरी मिनट चेंज होते रहता है, तो आपको वो करेक्ट इंडिकेशन नहीं देता। तो आपको क्या टेस्ट करना चाहिए, HbA1c टेस्ट करना चाहिए। ये क्या दिखाता है, जो आपके ब्लड में RBC है उसको कितना ग्लूकोज मिला के है, ये इंडिकेशन रहेगा। और ये जो है 3 मंथ्स के एवरेज है, क्योंकि एक रेड ब्लड सेल आपके ब्लड में आ गया तो उसका लाइफ स्पैन 120 डेज मतलब 3 मंथ्स है। तो एक बार ये कनेक्शन हो गया तो ये परमानेंट है। ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज एक बार मिल जाएगा फिर से वापस खुल जाएगा, ये परमानेंट कनेक्शन है। तो जब तक ये RBC सर्कुलेशन में है तब तक ये ग्लूकोज उससे जुड़ के ही रहेगा। तो आप जब HbA1c टेस्ट करते हैं तो ये RBC जो है 3 मंथ्स से आपके ब्लड में चल रहा है, तो 3 मंथ्स का एवरेज ग्लूकोज लेवल आपको पता चलता है। इट्स नॉट अ मोमेंटरी नहीं है, ये रहना चाहिए 6.5 से नीचे है तो आप सेफ है। 6.5 से 7 है तो आपको शुगर शुरू हुआ है, नहीं तो आप डायबिटिक होके आपका ग्लूकोज HbA1c 7 तक आ गया, मतलब अच्छा कंट्रोल में है। 7 से 8 मतलब आपको हाँ शुगर है, अच्छा है, शुगर है। ओके, 9, 10, 11, 12, 14 तक देखते हैं। 9 से जब HbA1c ज़्यादा है तो आपको शुगर की साइड इफेक्ट्स, मतलब अगर नर्व्स डैमेज होना, न्यूरोपैथी बोलते हैं, जो पैर में सेंसेशन कम हो जाता है, नहीं तो अगर आपको चोट लगी तो वो गैंग्रीन में बदल जाना, पैर काटने की ज़रूरत हो जाती है, नहीं तो आंखें डैमेज होना, रेटिनोपैथी कहते हैं, नहीं तो किडनी डैमेज होना, नेफ्रोपैथी कहते हैं। तो शुगर जब 9 से ज़्यादा है HbA1c तो ये सभी कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्या बोल रहे हैं, A1c HbA1c ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, मतलब कितना ग्लूकोज आपके हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गया। ओके, तो इन सब से हमको क्या पता चलता है कि रोग का नाम अलग अलग हो सकता है, डायबिटीज, BP, ओबेसिटी, जो भी है। द मेन रूट कॉज इज कि हमने ग्लूकोज को बैलेंस करके नहीं रखा है बॉडी में। हमने शुगर खा के, मैदा खा के, राइस और व्हीट जो फाइबरलेस फूड है, ये सब खा के ब्लड में ग्लूकोज का बहुत ये वाला ज़्यादा बटन है रिकॉर्डिंग का, ठीक है, और इसकी रिकॉर्डिंग अभी वजह चल रहा है, से ठीक है। ग्लूकोज जैसे अभी ब्लड पूरा सब ये में कर स्टार्ट होता है, जो बढ़ गया ग्लूकोज, अनेक तरीकों से बॉडी ट्राई करके डिफरेंट कुछ ऐसा पर सब हमको इसमें देखना ये है कि एक गुड पॉइंट भी है दिया, तो हमारा BP भी सही हो जाएगा, शुगर भी कंट्रोल हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी घट जाएगा, हार्ट अटैक भी नहीं होगा, स्ट्रोक भी नहीं होगा। तो जब रीज़न एक है तो हमको ये पॉजिटिव भी है कि हमने इस एक चीज़ को ध्यान में रख लिया तो हमने ये सारे डिसीजेस को प्रिवेंट कर लिया, या सारे डिसीजेस को एक ही बार रिवर्स कर लिया। ऐसा नहीं है कि BP के लिए कुछ अलग करना है, शुगर के लिए अलग करना है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अलग करना है, 10-20 गोली नहीं लेना है, हमको सिर्फ ग्लूकोज को बैलेंस करना है, तो अपने आप ये सारे ठीक हो जाएंगे। ओके,
सो लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक नाउ, 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। आप सभी जाके एक बार घूम के आ जाइए, पानी पी के आ जाइए, ताकि फिर से कंसंट्रेट कर सके और भी बहुत टॉपिक। हाँ, बोल दिया कि राइस और वीट, गेहूँ और चावल सही खाना नहीं है, करेक्ट। फिर ऑल्टरनेटिव ढूंढना है कि हमको मतलब रोज क्या खाना चाहिए। तो इसके लिए ढूंढने के लिए हम पहले फूड को डिफाइन करते हैं, खाने को डिफाइन करते हैं कि फूड कैसा रहना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, करेक्ट। खाना खाते हैं ताकि हमको एनर्जी मिले। तो एनर्जी मिलना है तो उसमें ग्लूकोज से ही हमको एनर्जी मिलता है। तो ग्लूकोज हमको फूड से मिलना है, मतलब हमारा स्टेपल फूड जो है वो एक सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट लॉजिक समझ लीजिए, हम तो खाना खाते हैं एनर्जी के लिए। हमारे सेल्स में एटीपी जनरेट होता है ग्लूकोज को बर्न करने से। तो हमको ग्लूकोज मिलना चाहिए, तो हमको एक सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट चाहिए एज आवर स्टेपल फूड, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज को रिलीज करता है, ये स्लो रिलीज होना चाहिए। क्योंकि हमने तो देख लिया राइस और वीट जब खाते हैं तो उसमें सडन रिलीज ऑफ ग्लूकोज होता है। ओवरडोज ऑफ ग्लूकोज सडनली हमारे ब्लड में आ जाता है और उसी की वजह से बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस होते हैं। तो हमको ग्लूकोज चाहिए, पर ऐसा चाहिए कि वो बैलेंस्ड तरीके से हमारे ब्लड में आए। स्लो रिलीज ऑफ ग्लूकोज होना चाहिए। तो स्लो रिलीज ऑफ ग्लूकोज होने के लिए क्या रहना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट हैज़ टू बी मिक्स्ड विद फाइबर। जब फाइबर और कार्बोहाइड्रेट जुड़ के रहते हैं धान्य में, कोई भी ग्रेन में, तो क्या होता है, उस कार्बोहाइड्रेट को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके ग्लूकोज रिलीज करने के लिए स्लो लगता है, टाइम लगता है, क्योंकि वो फाइबर जो है उससे निकाल के खींच के कार्बोहाइड्रेट को बाद में डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो द डेफिनेशन ऑफ फूड में वी आर लुकिंग फॉर ग्रेन विच इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बट ऐसा रहना चाहिए कि उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो ताकि ग्लूकोज स्लोली एंड स्टेडीली ब्लड में आ जाए। क्लियर? एनी डाउट स्टिल हियर अबाउट दिस? एक और पॉइंट है कि रोज़ हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट बन जाता है, तो उसको क्लीन करने की शक्ति भी फूड को रहना चाहिए। क्लीनिंग प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है कि हम वेट करें ताकि सारे टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठे हो जाए और महीने में एक बार हम डिटॉक्स करें, ऐसा नहीं। हमको रोज़ जो खाना खाते हैं वो खाने में ऐसा होना चाहिए चीज़ कि जो जो टॉक्सिन रोज़ बनते हैं उसको वही के वही क्लीन भी कर लेना है, बढ़ने के लिए नहीं छोड़ना है। वो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होंगे तो डिसीजेस जनरेट होंगे, तो हमको डिसीजेस से दूर रहना है। तो टॉक्सिन्स ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होते ही है बॉडी में, मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होते ही है, तो उनको रोज़ क्लीन करना है। तो रोज़ हम क्या लेते हैं, वही चीज़ फूड जो है उसी को क्लीनिंग प्रॉपर्टी भी रहना चाहिए। ओके, तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो राइस एंड वीट आर नॉट राइट फूड, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो है उनमें पर फाइबर बिल्कुल नहीं है। तो ग्लूकोज स्लो नहीं फास्ट रिलीज हो जाता है और क्लीनिंग प्रॉपर्टी तो उनमें बिल्कुल है ही नहीं। तो जब हम ऐसे डेफिनेशन को पकड़ के
ग्रेन्स को ढूंढते जाएंगे तो हमको क्या मिलता है? Went in search of grains which would satisfy the definition of food, जो अभी भी भारत में यहाँ वहाँ राइस और वीट के अलावा जो लोग जो खाते हैं वो है रागी, बाजरा, ज्वार, मकई, और आउटसाइड इंडिया इन सम कंट्रीज ओट्स अभी यहाँ पे भी फैड हो गया है, ओट्स, किनोआ, चिया, ये सब खाने का। ओके, तो इनको अगर देखा जाए इन ग्रेन्स को, तो इनमें फाइबर कितना है? 2 to 4% ऑफ फाइबर है। तो ये फाइबर क्या करता है? ग्लूकोज रिलीज को थोड़ा डिले करता है, मतलब 2 घंटे तक लग जाता है इन ग्रेन्स में जो कार्बोहाइड्रेट है फाइबर से निकाल के डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज ब्लड तक पहुंचने में 2 घंटे लग जाते हैं, 2 आवर्स। ओके, तो फर्स्ट लेट अस राइट डाउन हियर राइस एंड वीट। तो इसमें 0.2% फाइबर है, इसमें 1.2% है। अगर आप अनरिफाइंड खा रहे हो, अनप्रोसेस्ड खा रहे हो, प्रोसेस्ड खा रहे तो 0% होता है। इसको ग्लूकोज रिलीज करने में सिर्फ 30 मिनट्स लगता है। तो ये ग्लूकोज इम्बैलेंस होके डिसीजेस को जनरेट करता है, तो इसको हम नेगेटिव ग्रेन्स बोलेंगे। ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसे धान्य है जो 2 आवर्स में हमको ग्लूकोज पहुंचा देता है। तो समझिए कि कोई भी बीमार नहीं है, सब हेल्थी है, किसी को शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, थायराइड नहीं है, ओबेसिटी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वो लोग अगर ये सारे खाते रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे। ओके, पर अभी हाल क्या है? ऑलरेडी हर किसी को एक ना एक बीमारी है, एक नहीं 2 बीमारी। तो अगर बीमार लोग ये ग्रेन्स खाएंगे तो उनका रोग बढ़ेगा नहीं पर जाएगा भी नहीं। ओके, तो इनको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल ग्रेन्स। गाड़ी को आप न्यूट्रल में डालेंगे तो आगे भी नहीं जाएगा, रिवर्स भी नहीं जाएगा। तो ये ऐसे धान्य हैं, रागी, ज्वार, बाजरा, ओट्स एक्सेट्रा, मकई, जो आप खाएंगे। हेल्दी है तो हेल्दी रहेंगे, डिसीज़ है तो डिसीज़ बढ़ेगा नहीं पर जाएगा भी नहीं, ऐसे ही मेंटेन होते हैं। पर हमारा मकसद तो ये है कि हम डिसीज़ फ्री हो जाए, डिसीज़ से बाहर हो जाए। जो ऑलरेडी कुएं में गिर गए वो वापस ज़मीन में आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इससे भी ज़्यादा फाइबर जो ग्रेन्स है उनको ढूंढना। तो जब हमने ये काम किया तो हमको मिला 5 पॉजिटिव मिलेट्स: फॉक्सटेल, लिटिल, कोडो, बार्नयार्ड और ब्राउन चॉकलेट। ऐसा नहीं कि 5 ही है, हमको जो मिला, हमको जो टेस्ट कर पाए, पेशेंट्स को देख के अच्छा कर पाए, रिजल्ट्स दिखा पाए, वो ये 5 मिलेट्स हैं। और भी कहीं होंगे, बहुत जगह में, हर इन्हीं में वैरायटीज़ हैं और दूसरे भी मिलेट्स हैं जो जिनमें भी अच्छा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हो सकता है, पर और भी उसको ढूंढ के निकालना है, रिसर्च करना है। तो हमारे पास जो है ये 5 मिलेट, इनमें फाइबर परसेंटेज 8 to 12.5%। तो राइस के हिसाब से आप कंपेयर कर कीजिए, रेड राइस ब्लैक राइस से भी मिनिमम 40% मोर फाइबर है इन ग्रेन्स में, 5 पॉजिटिव मिलेट्स। तो इनका
ग्लूकोज रिलीज करने का टाइम 5 to 6 आवर्स है। तो इनको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव ग्रेन्स। क्यों पॉजिटिव ग्रेन्स कह रहे हैं? क्योंकि जो ऑलरेडी बीमार है वो भी हमको बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं जब ये 5 दाना खाएंगे तब। ओके, तो पहले तो ये समझना है हमको कि ये दोनों जो है नेगेटिव है, इनको बंद करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार फॉक्सटेल खा लिया और 2 बार रोटी खा लिया गेहूं का और आप समझेंगे कि आप ठीक हो जाएंगे। नहीं, आपको थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा पर रिवर्स ऑफ डिसीज तो नहीं होगा। तो पहले जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको बंद करना, बाद में ही आएगा कि आपको वापस रिवर्स डिसीज कर सकते। ओके, तो इस पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझना। नेगेटिव ग्रेन, न्यूट्रल ग्रेन और पॉजिटिव ग्रेन। जिनको कुछ भी बीमारी नहीं है उनके लिए तो वैरायटी और भी ज़्यादा है। आपको 10 तरीके की ग्रेन्स हैं खाने के लिए। जो ऑलरेडी बीमार है आपको सिर्फ ये 5 दाना खाना है। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस टेबल, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नेगेटिव, न्यूट्रल एंड पॉजिटिव। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? इन 5 पॉजिटिव ग्रेन्स को एक एक करके इन डिटेल में समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट आएगा फॉक्सटेल मिल्क। तो हम एक एक करके पास करेंगे। आप देख के, फील करके, टेस्ट करके समझ लीजिए कौन सा मिल्क ले। थोड़ा पास तो फॉक्सटेल मिल्क का एक और नाम है इटालियन मिल्क।